हेलो गाइज, यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट का फास्ट ट्रैक रिवीजन इनकम टैक्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। फास्ट ट्रैक रिवीजन कहने का मतलब ये है कि लिखने के लिए, मार्क करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको अलग से टाइम नहीं देने वाला। इसीलिए आपको जो कुछ भी लिखना होगा, मार्क करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, उसके लिए आप पॉज बटन का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि आप अच्छे क्वालिटी का हेडफोन का इस्तेमाल करोगे इस वीडियो को देखते सुनते वक्त में, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी बातों को मेरी कोशिश रहेगी कि आपको याद करवाने की, समझाने के साथ साथ। फास्ट ट्रैक मतलब यहाँ पर इधर उधर की बातें ना करके, हम लोग टाइम पास नहीं करके पॉइंट टू पॉइंट जो है सिलेबस से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स देखने के लिए जा रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। इसमें आपको एक बात पता चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर किसको कहा जाता है। तो उसमें आप देखोगे कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर होता है, उसकी परिभाषा हम लोग बाद में जानेंगे। पहले आपके एग्जाम के लिए, यानी कि 2021 में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो कौन सा प्रीवियस ईयर रिलेवेंट है 2020 से लेकर 21 तक। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जो पैसे कमाए जाते हैं, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो पैसे कमाए जाते हैं, उसका टैक्स लगेगा कब और असेसमेंट होगा कब? 21-22 में। असेसमेंट ईयर इसीलिए इसको कहा जाता है, एवाई करके इंडिकेट किया है मैंने। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक असेसमेंट ईयर कहलाता है। ठीक है, जो कि आपके जून 21 के लिए रिलेवेंट है। यानी कि आपका वीडियो जो है यहाँ पर, ये कौन से एक्ट पर आधारित है? तो फाइनेंस एक्ट 2020 पर आधारित है। जी हाँ, फाइनेंस एक्ट 2020 पर आधारित है। तो इतनी सारी बातें आपको समझनी है कि ये जो वीडियोस है आपका, वो फाइनेंस एक्ट 2020 पर आधारित है। मतलब कि आपका मई जून 2021 एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है यहाँ पर ये वीडियोस, ये आपके बीकॉम में भी कहीं कहीं सिलेबस में जो है ना सारी चीज़ें मैच करेंगी। तो सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट के साथ साथ यहाँ पर जो है ना कुछ बीकॉम के भी क्या बोलते हैं सिलेबस मैच कर रहा है, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है ना बेसिक कंसेप्ट पहले चैप्टर की। इसमें सबसे पहले बताया गया है ना कि जो आपका भारत का संविधान होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ये सुप्रीम लॉ है। इससे बड़ा लॉ नहीं है हमारे भारत में। इसी पर सारा जो है कानून आधारित है। यानी कि ये सारे लॉ का मदर है, मदर ऑफ ऑल लॉ है, सुप्रीम लॉ है। इसमें प्रियम्बल है। प्रियम्बल कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना जो संकल्प हम लोग लेते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न, हिंदी में करके प्रियम्बल है, और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, तो उसको प्रियम्बल कहा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसके 22 पार्ट है, 22 पार्ट है। और 22 को जब जब डबल कर देते हो तो 44 हो जाता है, 44 हो जाता है। 44 में एक फोर और लगा देंगे तो 444 आर्टिकल है। 22 पार्ट और 444 आर्टिकल और 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो 12, 22, 444 ऐसे करके आपको याद रखना है। 12, 22, 444, 12, 22, 444। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगला नाम आपने क्या रखा आज से? 12, 22, 444, यानी कि 12, 22, 444। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल के बाद जो है ना यहाँ पर आपका जो है 22 पार्ट्स है। उसके बाद 444 आर्टिकल है। 12, 22, 444, जैसे आपने बोला ना 12, 22, 444, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप में से बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें मुख्य तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है, सीएस में भी एक सब्जेक्ट है तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो ये 12, 22, 444 आपकी आज से भाषा रही। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके दिमाग में आएगा, आपको बोलना है 12, 22, 444। 12, 22, 444, यानी कि इसमें 12 पार्ट्स हैं। उसके बाद जो है ना पहली बात तो आपने देखी कि यहाँ पर 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल और 444 आर्टिकल है। 22 पार्ट, 12 शेड्यूल और 444 आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल में एक नंबर है 265। ये 265 आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है। इन आर्टिकल्स में एक आर्टिकल नंबर है 265। अब यहाँ पर जो है ना 2, 6 और 5। अब यहाँ पर बोलता है कि 2, 6 और 5। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपको कभी भी लॉ बनेगा ना कोई भी, तो इसके बिना नहीं बन सकता। तो ये लॉ बनाने के लिए 265 है। 265 जो है ना लॉ बनाने के लिए, 265 लॉ बनाने के लिए। तो घर का कानून कौन बनाता है? दादाजी। दादाजी के साथ साथ आपकी दादी भी है, वो भी बहुत कानून बनाने में एक्सपर्ट है। तो यानी कि जो है ना दादाजी का उम्र है 65 ईयर्स, और दादी दादा दोनों मिलकर जो ना लॉ बनाते रहते हैं घर में, और उसका पालन वालन आप लोग कोई नहीं करते, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहता था। बचपन से आपको दादा दादी की बातें याद आती है कि दादा दादी तो सही बोला करते थे उस वक्त कि बेटा डिसिप्लिन में रहा करो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका दादा दादी की कहानी से 265। तो 265 आर्टिकल जो है इसको आप क्या बोलोगे? दादा दादी। दादा दादी, इसका नाम रखा दादा दादी, यानी कि ये सब लॉ बनाने का पावर रखता है 265। 265, दादाजी का कितना एज था? 65 एज था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बात करें आपने जो है ना, सबसे पहले प्रियम्बल होता है, 22 पार्ट्स होते हैं, 444 आर्टिकल होता है और 12 शेड्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 265 जो होता है, जिसका नाम दिया दादा दादी, दोनों मिलकर 65 साल की उम्र के थे, दोनों एक ही उम्र के थे दादा दादी, ऐसा इमेजिन करना है आपको। और दोनों मिलकर जो है ना इनके बिना अथॉरिटी के कोई भी लॉ नहीं बन सकता था। ठीक है, इनके बिना अथॉरिटी के कोई भी लॉ नहीं बनता आर्टिकल
265 ऐसा कहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपको टैक्स लगाने के लिए ना सबसे पहले लेवी किया जाता है। लगान मूवी में आपने देखा था ना कि लगान नहीं देता है तो उसकी वाट लगाया जाता है, तो लगान नहीं देना मतलब कलेक्शन करना। और लेवी, लेवी मतलब लगान लगाना, लेवी लगाना यानी कि लगान लगाना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कलेक्शन करने का अलग अलग मैकेनिज्म है, और कलेक्शन करने का अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग लॉ में बताया गया, जैसे इनकम टैक्स में अलग, जीएसटी में अलग, ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है। वो तो हम लोग बाद में जानेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं पैसा कमाने के भारत में। ठीक है, एक आपका जो है ना क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का सेल करना, जो कि आपको जो है ना, आपको पता है कि ना जो टेलीकॉम कंपनी होती है उसको क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करने के लिए भारत में स्पेक्ट्रम होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है ना लाइसेंस लेना पड़ता है। टेलीकॉम मोबाइल कंपनी अगर आप चालू करना चाहते हो तो अब इसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे, प्रकृति को इस्तेमाल करोगे, प्रकृति तक पर भी जो है ना इस्तेमाल करोगे। और भारत सरकार का जो है ना कुछ सैटेलाइट वगैरह का लाइसेंस देगा, सैटेलाइट का फीस आप ही को चुकाना है, लेकिन फिर भी आपको लाइसेंस देने के लिए भारत सरकार जो पैसे लेगी, तो यानी कि सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हो सकता है वो भारत का सैटेलाइट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि बाहर का ही सैटेलाइट होना चाहिए, हो सकता है रिसीविंग करने वाला जो मैकेनिज्म है वो भारत सरकार का हो। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैसे भी करके सेल करेगा, तो उसका मतलब वो आपके गवर्नमेंट के पास यहाँ से पैसा आता है, दूसरा टैक्सेस वगैरह से पैसा आता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट लेवी क्यों करती है, तो क्योंकि उसको देश का विकास करना है। देश का विकास किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये मन की बात में आपने बहुत सारी बातें सुन रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, यानी कि आपने जो है ना रोड का इस्तेमाल करते हो, रेलवे का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो है ना पानी का सप्लाई आता है, या बहुत सारी चीज़ें आती है, इसे वो आपका इसी पैसे से वो लोग ये काम करते हैं। फिर जहाँ तक बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, आजकल टाइगर प्रिजर्व करने की बहुत बातें आ रही कि जो है ना बाघ और शेर जो है कम हुए जा रहे हैं, तो उसको प्रिजर्व करो। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में सारी चीज़ें आ गई, चाहे वो पानी, हवा, और उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें आपकी आ गई, जो भी पेड़ पौधे, जंगल, झाड़, सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करता है। उसके बाद डिफेंस, आपको पता है कि डिफेंस में जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि हमारा जो है ना वो सुरक्षा जो है ना वही लोग करेंगे, इसकी वजह से एयरफोर्स, नेवी, और उसके बाद जो है ना आपका डिफेंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेंटेन करेंगे, तो ये इसके लिए जो है ना पैसे लगते हैं, वो कहाँ से लाएंगे, तो वो आपके टैक्सेस वगैरह से भी लाएंगे। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं जैसे कंटीजेंसी, जैसे कोविड-19 आ गया, तो इस कंटीजेंसी वगैरह को निपटने के लिए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या फिर कोई जो है ना देश में अचानक से सिविल वार हो गई, या कोई भी समस्या इस टाइप की हो गई, तो उस सिचुएशन में आपको लेवी करना जरूरी होता है, सरकार के पास यहाँ से आता है पैसा। नेचुरल रिसोर्सेज में कोल को सेल करना, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, पेट्रोल जो है ना सरकार नेचुरल रिसोर्सेज से निकालती है, लेकिन उसको कितना महंगा बेचती है, तो यानी कि आपका जो है ना वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से भी इनका इनकम होता है, और टैक्सेस वगैरह से भी इनका इनकम होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस जो होता है ना दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है ना ऑन बिजनेस पर डायरेक्ट टैक्सेस लिया जाता है, और हाउस होल्ड पर लिया जाता है। यानी कि आप और हम पैसे कमाते हैं, चाहे वो बिजनेस से पैसे कमाते हैं तो बिजनेस पर लिया जाता है, नहीं तो फिर जो भी इंडिविजुअल वगैरह सब होता है वो लोग पैसे कमाता है, तो उस पर डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है। उस पर क्या किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट लेवी करती है आपके इनकम पर, या फिर आपके वेल्थ पर। इनकम या वेल्थ पर जो लेवी करती है ना, वो सब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया। वो वेल्थ या तो हाउस होल्ड का होगा, इनकम या तो हाउस होल्ड का होगा या बिजनेस का होगा। और ये जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है ना, वो आप किसी पे पास नहीं कर सकते, आप दूसरे से वसूल नहीं कर सकते हो कि भैया मैंने टैक्स दिया है, फैमिली वाले मेरे को टैक्स का पैसा दे दो। आप कभी भी किसी से भी वसूल नहीं करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना कि जो कुछ भी टैक्स देता है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन बनाने वाली कंपनी है, अब ये पेन बनाने वाली कंपनी अगर ये मेड इन इंडिया का पेन है मान लीजिए, तो ये 7,000 का पेन है, 7,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी का पैसा है। अब ये बात करते हैं कि जीएसटी का पैसा तो उसने मुझसे ही लिया ना, 7,000 में जो जीएसटी ऐड किया, अगर अलग से ऐड करके मान लीजिए लेता है, तो 7,000 में जो पैसा लिया मुझसे ले लिया ना पेन खरीदते वक्त में, इसका मतलब बर्डन मेरे पे पास कर दिया। टैक्स जमा करना है उसको, कंप्लाइंस करना है उसको, लेकिन उसने बर्डन पास कर दिया, तो इसको बोलते हैं बर्डन पास करना। क्योंकि बर्डन अगले पर पास कर दिया जाता है, जो खरीदार होता है ना उस पर बर्डन दे दिया जाता है उस टैक्स का, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है। अब सरकार ने तो मुझसे डायरेक्टली आके इस पर टैक्स नहीं मांगा, मैं कस्टमर हूँ, तो सरकार ने उस कंपनी से मांगा जिसने मुझको ये बेचा है, और जब उस कंपनी से सरकार ने मांगा तो मुझको टैक्स का बर्डन पड़ गया, लेकिन भरना तो उसको पड़ा, मुझसे पैसे लेकर भरना उसको पड़ा, कंप्लाइंस उसको निभाना पड़ गया, तो वो सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है, जो भी गुड्स या सर्विसेज होता है, इन सब पर जो है ना टैक्स चार्ज करता है, और अल्टीमेट बर्डन यहाँ पर कंज्यूमर पर आता है, अल्टीमेट कंज्यूमर पर अल्टीमेट बर्डन आता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। बहरहाल हमारा विषय है यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ने का, तो यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि आपका डायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में दो लिस्ट का रिलेवेंट होता है, ठीक है।
तो आपका जो है ना शेड्यूल होता है ना, उसमें 2 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें देखी कि 12 शेड्यूल होता है। 12 शेड्यूल में जो 7 शेड्यूल होता है ना, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट 3 प्रकार के लिस्ट हैं। टैक्स लगाने के लिए अलग-अलग प्रकार के लिस्ट दिए गए रहते हैं, ठीक है? उसमें यूनियन लिस्ट यानी कि जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सेंटर लगाएगा टैक्स, उसको यूनियन लिस्ट बोला गया है। यूनियन बजट पास होता है ना, जैसे उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में, तो यूनियन लिस्ट। उसके बाद स्टेट लगाएगा ना, स्टेट गवर्नमेंट जब लगाती है ना, तो उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और एक होता है कंकरेंट, जहाँ पर दोनों मिलकर लगाते हैं, कंकरेंट दोनों की सहमति से जो है ना लगाया जाता है, ठीक है? मुख्य तौर पे वहाँ पर रोल निभाती है यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन दोनों की सहमति से लगाया जाता है। तो तीसरे प्रकार का होता है कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यूनियन लिस्ट में एक एंट्री नंबर 82 और एक एंट्री नंबर 46 आपको याद रखना है। एंट्री नंबर 82 और एंट्री नंबर 46 याद रखना है आपको। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये एंट्री नंबर 82 और एंट्री नंबर 46, 46 क्या होता है ना कि आपके जो है ना, आप गांव में जाते हो ना, तो पहले देखते थे बहुत सारे लोग हुआ करते थे गांव में, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, खेती किया करते थे। अब 4-6 लोग ही बचे हैं, 4-6 लोग ही बचे, मतलब आपको अब गांव सूना सूना लगता है। जो खेती करने वाला किसान भी था ना, वो भी अपने बच्चों को मुंबई में ऑटो चलाने के लिए भेज देता है, छोटे मोटे काम करने के लिए भेज देता है, लेकिन उनके बच्चे भी जो है ना अब किसान नहीं बनना चाहते। और जब किसान नहीं बनेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो फिर आदमी का लाइफ कैसे चलेगा? तो यानी कि एंट्री नंबर 46 4-6 लोग से आपको याद रखना है कि सिर्फ 4-6 लोग अब बचे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट करता है एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड टैक्सेस वगैरह को। अब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लेने का भी अलग प्रावधान है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बात करना है कि एंट्री नंबर 46 में स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर लेवी एंड कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 आती है। एंट्री नंबर 82 आपको बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट करता है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट करता है आपका टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम के बाद अलावा कोई भी इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट 82 के तहत जो है वो ये करता है, 82 के तहत जो है ना, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 के तहत जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करता है। तो अब यहाँ पर बात करनी है कि आपका जो है ना टैक्स देने वाले लोग इंडिया में कितने हैं। तो आपको मान के चलना है कि 82% लोग टैक्स ही नहीं देते हैं, 82% लोग टैक्स ही नहीं देते हैं। तो 82% यानी कि आपका 82 हिस्सा आपको याद रखना है कि 82% लोग ही जो है ना टैक्स नहीं देते हैं। और यहाँ पर याद रखना है कि गांव में 4-6 लोग केवल बचे हुए हैं, 4-6 लोग केवल बचे हुए हैं। तो याद करवाने के लिए मैंने आपको जो बोला था सुप्रीम लॉ प्रियम्बल वाला, उसमें 22 444 और 12, 22 444, 22 12 444 ऐसे करके याद करवाया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था आर्टिकल 265 होता है, जिसमें बोला गया है कि बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी टैक्स लेवी कलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद मैंने याद करवाने में आपको याद करवाया है एंट्री नंबर 82। और उसके बाद जो ना मैंने आपको याद करवाया एंट्री नंबर 82 के बाद मैंने आपको याद करवाया है एंट्री नंबर 46। लेकिन एंट्री नंबर 82 और एंट्री नंबर 46 में दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक है आपका यूनियन लिस्ट में और दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये बोलता है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और ये बोलता है अदर दैन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। ये सारी कहानी आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ टैक्स लॉ। टैक्स लॉज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट बताया गया इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा बताया गया एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा बताया गया है इनकम टैक्स रूल, फिर सर्कुलर नोटिफिकेशन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन। जब कंपोनेंट ऑफ टैक्स की बात आती है तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, हाथ पांव। तो जो इनकम टैक्स लॉ होता है ना, उसमें कितने सारे जो है ना आप कितने सारे तरफ से आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है टैक्स का। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत किया जा सकता है, फाइनेंस एक्ट के तहत किया जा सकता है, उसके बाद इनकम टैक्स रूल के तहत किया जा सकता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन देके किया जा सकता है, और कोर्ट का डिसीजन का फर्क आप पर पड़ सकता है टैक्स पर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके बाद जो है एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर नोटिफिकेशन और कोर्ट डिसीजन। तो कंपोनेंट यानी कि इतने सारे हाथ पांव से सरकार आप पे अटैक कर सकती है। इनकम टैक्स, मान लीजिए मैं इनकम टैक्स हूँ, पहला अटैक आपका इनकम टैक्स एक्ट का, दूसरा अटैक आपका इनकम टैक्स रूल का, तीसरा अटैक आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट का, फिर सर्कुलर नोटिफिकेशन और उसके बाद कोर्ट डिसीजन, सब मैंने आपके ऊपर डाल दिए। यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बोल दिया गया है। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सबसे बारे में, पहले जानकारी लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट जो होता है ना, उसमें जो आपका चैप्टर, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको मैंने क्या बोला था कि 22 पार्ट होते हैं, 444 आर्टिकल होते हैं और 12 शेड्यूल होते हैं।
हैं, 22 पार्ट, 444 आर्टिकल और 12 शेड्यूल होते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 265 मैंने आपको रटवाया था, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, 22 पार्ट होते हैं, 12 शेड्यूल होते हैं, 444 आर्टिकल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल नंबर 265 इसमें से याद करने के लिए बोला था कि जिसके अथॉरिटी के बिना जो है किसी भी कीमत में आपका कोई भी लॉ में टैक्स नहीं लगाया जा सकता। फिर मैंने आपको यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 और उसके बाद स्टेट में एग्रीकल्चर इनकम के लिए एंट्री नंबर 46 जो है वो याद करवाया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद करवाने के लिए जा रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 होता है उसमें आपका जो है ना क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर चैप्टर होते हैं, चैप्टर में बटा होता है। जो आपका जैसे एक्ट है उसमें इनकम टैक्स एक्ट भी चैप्टर में बटा हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23 तक है, 23 तक है चैप्टर, 23 तक चैप्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब इस इनकम टैक्स में भी 14 शेड्यूल हैं, 14 शेड्यूल हैं, 14 शेड्यूल हैं, यानी कि 23 और 14, ये चीज़ आपको अब याद रखनी है, 23 और 14। इनकम टैक्स एक्ट की जब बात आती है ना 23 और 14। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कब से इफेक्टिव हुआ था, तो 1961 में पास किया गया था, 1961 में पास किया गया था इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ होती है 23 और एक चीज़ होता है 14। ये आपको ध्यान में रखना है कि 14 चैप्टर हैं टोटल, 14 चैप्टर इस एक्ट में 14 चैप्टर हैं, और ये आपका सॉरी 23 चैप्टर हैं और 14 शेड्यूल में बटा हुआ है, 14 शेड्यूल में बटा हुआ है, 23 चैप्टर 14 शेड्यूल में बटा हुआ है। तो 23 चैप्टर और 14 शेड्यूल में बटा हुआ है। अब यहाँ पर इसको खेल करके आपको याद रखना है। अब ये आप कैसे याद रख सकते हो, तो यानी कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 सारे के सारे आ गए। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि भैया यही 4 डिजिट में से कुछ है, 23 14, 23 14, 23 14। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 23 जो है ना आपका चैप्टर हैं और 14 शेड्यूल हैं। इनकम टैक्स एक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपने और याद रख लिया, 23 चैप्टर हैं और 14 शेड्यूल है। लिखना मैं सिर्फ याद रख करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज जो है ना आपको रोमन में ही लिखना है। इस तरह से 14 लिखना है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23 तक यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हर एक चैप्टर में सेक्शन होता है, हर एक चैप्टर में सेक्शन करके बताया गया कि इस चैप्टर में ये सेक्शन है, इस चैप्टर में ये सेक्शन है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर 6A है, चैप्टर 6A में आपका डिडक्शन के बारे में बताया गया, जिसमें 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन के बारे में बताया गया है, क्योंकि डिडक्शन चैप्टर आपको पढ़ना भी है कि इनकम में कैसे कैसे डिडक्शन मिलता है। तो इसी तरह हर चैप्टर में भी सेक्शन दिए हुए हैं। तो यानी कि टोटल सेक्शन कितने हैं, 298 है, तो टोटल सेक्शन 298 है। ठीक है, टोटल सेक्शन 298 है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 298। अब आपके जो दादाजी थे और वो लोग जो लॉ बनाते थे वो 98 ईयर्स के हो चुके हैं, दादा दादी दोनों 98 ईयर्स के हो चुके हैं। वो लोग इतना लॉ बनाए कि अब वो लोग 98 ईयर्स के लॉ बनाते बनाते हो गए हैं। ठीक है या नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप उनको याद करो, मनी मन प्रणाम करो, 298। ठीक है, 298। तो अब यहाँ देखिए 265 और 298 दो बातें जो है ना वो दादा दादी ने ही आपको याद करवाई। यहाँ पर बोला कि आर्टिकल 265 है ये, और टोटल सेक्शन यहाँ पर 298 सेक्शन है इनकम टैक्स में, मात्र 298 सेक्शन। अरे वाह, अगर ये 298 सेक्शन पर आपका कमांड हो गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। कैसे 298 में लाइफ बन जाएगी, तो यानी कि आप इमेजिन करो 1998 में आपकी लाइफ बन गई। 1998 में, मान लीजिए 1998 में आपका अगर बर्थ नहीं भी हुआ था, तो ये मान के चलिए आपका बर्थ हो गया था, तो दो दोस्तों ने मिलकर लाइफ बनाई थी, उसकी स्टोरी मान लो आप सुनते हो। कुछ भी करके आपको याद रखना है, इसको एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक बोलते हैं। तो 298 जो है ना सेक्शन है, मात्र 298 सेक्शन से आपका CS और क्या बोलते हैं ये वाला लेवल भी निकलेगा CMA का, और फाइनल लेवल भी क्लियर हो जाएगा मात्र 298 सेक्शन में। आपके पूरे लाइफ में काम आएगा, आप जॉब करोगे तभी भी काम आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी भी काम आएगा। 298 सेक्शन है मात्र, और उसको आपको पढ़ लेना, बस इतने नहीं इनकम टैक्स में सबकी बैंड बजा के रखी हुई है। 298 सेक्शन है इनकम टैक्स में। अब ये सेक्शन जो होता है सब सेक्शन में बटा हुआ रहता है, और सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज में बटा रहता है, सब सेक्शन में बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक सेक्शन की बात करता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में डिफिनेशन को बताया गया इनकम टैक्स एक्ट में, और इसमें सब सेक्शन 14 अगर लगा देते हैं तो ये कैपिटल एसेट्स को बताता है, कैपिटल एसेट्स को बताता है। तो ये सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14, यानी कि इसको बोलेंगे सब सेक्शन 14। अब क्लॉज सब क्लॉज क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप क्लॉज सब क्लॉज भी ऐसे करके लिखते हो ना, तो वो सारा जो है ना ऑर्डर में दिया गया रहता है, इसलिए ये चीज़ें बताई गई है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि 298 सेक्शन के सब सेक्शंस होते हैं और क्लॉज सब क्लॉज होते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा।
अब तक हम लोगों ने देखा, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ होता है, उसमें प्रेम्बल होता है और 22 पार्ट होते हैं और 444 आर्टिकल होता है और 12 शेड्यूल होता है। 265 बोलता है कि बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। फिर बोलता है कि क्यों लेवी किया जाता है, तो भारत का डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने के लिए, डिफेंस के लिए और कंटीजेंसी को मीट करने के लिए। गवर्नमेंट जो होता है फंड कहाँ से कलेक्ट करती है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल वगैरह सब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह सबको सेल वगैरह करके या फिर टैक्स के नाम पे कलेक्ट करती है। फिर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, बिजनेस और हाउस होल्ड पर टैक्स लगाया जाता है जिसका बर्डन पास नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है ना चार्ज किया जाता है जिसका अल्टीमेट बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर के पास को भुगतना पड़ता है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका जो शेड्यूल 7 है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 है जो कि आपका बोलता है कि एक इनकम पर आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट कर सकती है। और 46 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर लेवी एंड कलेक्ट कर सकती है। और कंकरेंट के बारे में यहाँ पर अभी फिलहाल हमको ये नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा हो गया इनकम टैक्स रूल 1962, चौथा हो गया सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और पांचवा हो गया कोर्ट डिसीजन। जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के बारे में अभी तक आपने जाना कि इसमें जो है ना तो टोटल 23 चैप्टर्स होते हैं, उसमें 14 शेड्यूल्स होते हैं, हर एक चैप्टर सब सेक्शन सब सेक्शन में बटा होता है और उसके बाद जो है ना क्लॉज सब क्लॉज में बटा होता है। इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शन है, 298 सेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट के बारे में। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है ये क्या होता है, हर साल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो एक बिल पेश करता है। तो जो फरवरी के महीने में आता होगा बिल, आपने जो है ना टीवी में देखा होगा। ठीक है, तो बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। अब यहाँ पर पार्लियामेंट का जो बजट सेशन होता है ना उसमें बिल पेश कर दिया। अब बिल पेश करने से कुछ नहीं होता, बिल सिर्फ जब तक वो लॉ नहीं बना है अभी तक, अब जब तक बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उससे पास होगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद, जैसे ऐसे करके ना तो पास कर दिया, तो वो जो सारी चीज़ें नौटंकी आप देखते रहे तो टीवी में, तो लोकसभा राज्यसभा से जो है ना वो पास होता है। पास होने के बाद जब उस पर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर देते हैं ना, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है ना, उनकी सहमति मिल जाती है ना, तो वो लॉ बन जाता है। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल पेश करते हैं, बिल प्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो है ना बिल प्रेजेंट करते हैं, संसद भवन का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पे देखने को मिलता है। जब बिल पेश करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि जो बजट सेशन में बिल पेश करते हैं, जो बजट बनाते हैं। अब यहाँ पर बजट बनाने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो ना अभी तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक होता है जिसमें सरकार का सारा पैसा जाता है, वो सारा पैसा को कहाँ खर्च करना है, कितना एजुकेशन पे खर्च करना है, कितना हेल्थ पे खर्च करना है, कितना डिफेंस पे खर्च करना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग बनती है। और वो सारा प्लानिंग में किस किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना है, किसको हल्के में लेना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग बनती है। तो उसमें बजट होता है, बजट, जो पैसा खर्च कहाँ करेंगे उसका बजट बनाया जाता है, पैसा कलेक्ट कहाँ से करेंगे उसका बजट बनाया जाता है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो यानी कि हर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, जब भी फाइनेंस बिल पेश करेगा तो फाइनेंस बिल को उसको फिर उसको समझाना भी पड़ता है, और उस पर जो है ना तालियां भी बजती है, गालियां भी पड़ती है, और टीवी में नौटंकी भी होती है, वो सारी चीज़ें आपने देखी हुई है। तो ये बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति का सहमति यानी कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है अब हम लोग बात करते हैं। जो टैक्स का रेट होता है ना, इनकम टैक्स जिस रेट पे लगेगा, वो आपका करंट असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रेट जो लगेगा, तो वो आपका बताया गया रहता है इसी एनुअल फाइनेंस एक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसी फाइनेंस एक्ट का, ये फाइनेंस एक्ट जो है ना उसका फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। पहला शेड्यूल जो फाइनेंस एक्ट का होता है ना उसमें 4 पार्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि फाइनेंस एक्ट 2020 आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आपका एग्जाम अगर 2021 में कभी भी अपेयर करने के लिए जा रहे हो, तो यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आपने देखा कि जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है, ठीक है, करंट असेसमेंट ईयर है आपका 21-22, उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका टैक्स रेट जो है वो बताया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 में। ठीक है, 20-21 में पैसा कमाया है, इसको प्रीवियस ईयर बोला, और इसका असेसमेंट हो गया 21-22 में। अब यहाँ पर बात करते हैं टीडीएस रेट, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। अब कहीं कहीं जो है ना आपका बताया गया है साफ साफ टीडीएस के बारे में, टीडीएस के बारे में कहीं कहीं बताया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो टीडीएस के बारे में कहानी बताई गई है उसमें क्या बोला गया है। टीडीएस में क्या होता है ना, एक बंदा पे करता है, पेयर होता है, और एक बंदा पे करता है, दूसरा बंदा पेई होता है। अब ये पेई पेई कौन होगा, जो इसको पैसा पैसा मिल रहा है वो कि पेई होगा, और जो पे कर रहा है वो आपका
क्या बोलते हैं पेयर होगा। इसको आप डिडक्टर नाम से भी पुकार सकते हो, इसको डिडक्टी नाम से भी पुकार सकते हो, डिडक्टी नाम से भी पुकार सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो एक लिस्ट दिया गया, एक लिस्ट बताया गया जिसमें बोला गया टीडीएस काटना है, इन इन मामलों में टीडीएस काटना है। जैसे सेक्शन 194 बोलता है कि डिविडेंड अगर दोगे ना तो टीडीएस काटना है 10% के रेट से। अब डिविडेंड देगा तो टीडीएस काटना है, डिविडेंड देगा तो टीडीएस काटना है। डिविडेंड का पैसा मान लीजिए आपको मैं 10,000 देने के लिए जा रहा हूँ, उसमें से मैंने 1,000 काट के सिर्फ 9,000 रुपया आपको दूंगा। वो जो 1,000 है वो मैं भारत सरकार को जमा करूंगा, मेरी कंपनी है उसका आप डिविडेंड दे रहा हूँ मैं आपको ना, आप शेयर होल्डर हो इसकी वजह से, तो मैं उसमें से पैसे काटूंगा, मैं उसमें से पैसे काटूंगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ें को देखी। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस्ड यहाँ पर बात करते हैं ना, हाँ, यहाँ पर बात करते हैं ना कि आपका जो है ना टीडीएस ऑन सैलरीज, तो एक सैलरी जब आपका दिया जाता है ना तो इसका टीडीएस कटता है सेक्शन 192 में। सैलरी जब दिया जाता है ना, एक एम्प्लॉयर, एक मालिक अपने एम्प्लॉई को जो है सैलरी देता है, तो उसका टीडीएस का रेट जो है ना ये पार्ट 3 में बताएगा। टीडीएस ऑन सैलरीज जो है ना किस तरीके से काटना, उसकी कहानी जो होती है ना, यहाँ पर टीडीएस जो है एस्टिमेटेड इनकम के आधार पर काटा जाता है, यहाँ पर कोई रेट नहीं है, इसलिए टीडीएस ऑन सैलरीज के बारे में आपका पार्ट 3 बताता है। और एडवांस टैक्स जो 207 से लेकर सेक्शन में 219 तक बताया गया, 207 से लेकर 219 तक बताया गया है। ये सारे सेक्शन नंबर जो है ना मैंने मेमोरी टेक्निक से याद करवाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा वो मेमोरी टेक्निक वाला वीडियो देखा होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ढूंढ सकते हो कि इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजन को कैसे याद करें। ये जो आपको, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप 9771165002 पर मेरे को व्हाट्सअप करके मांग भी सकते हो। 9771165002 इस नंबर पे सेव कर लो, व्हाट्सअप करके मुझसे मांग भी सकते हो। तो यानी कि टीडीएस ऑन सैलरीज और आपका एडवांस टैक्सेस जो होता है वो आपका थर्ड पार्ट में बताया गया है। फिर फोर्थ पार्ट में बताया गया नेट एग्रीकल्चर इनकम का कंपटीशन कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें टैक्सेस नहीं लगता है। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 एक है जिसमें बोला गया एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब एक तो बोला कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वेट, यहाँ पर बोला कि एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करने का तरीका हम बताएंगे। इस तरह अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम के अलावा दूसरा भी कोई आमदनी है, मतलब आप नौकरी भी कर रहे हो और आप 5,000 रुपये से ऊपर कमा भी रहे हो साल का, और उसके बाद जो है ना आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में बोला कि कंपटीशन का तरीका हम बताएंगे। ये शेड्यूल 4 बताता है, ये आपका शेड्यूल 4 पार्ट 4 बताता है, सॉरी इसका पार्ट 4 बताता है, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 बताता है। तो इस तरीके से एनुअल फाइनेंस एक्ट के बारे में आपने देखा। मैं थोड़ी देर में सब चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स रूल के बारे में। इनकम टैक्स रूल के बारे में, ये इनकम टैक्स रूल 1962 में है। अब जब भी इनकम टैक्स रूल शब्द आएगा ना आपको, तभी भी समझ जाना एक ही रूल की बात हो रही है, इनकम टैक्स एक्ट 1962। यानी कि यहाँ पर जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ बहुत सारे रूल्स वगैरह सब नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनकम टैक्स रूल 1962, तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपका एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है ना, सीबीडीटी जिसको आप बोलते हो, बोर्ड, इसको बोर्ड के नाम से भी पुकारते हो, पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का सेंट्रल बोर्ड। ये क्या करता है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। ठीक है, अब इनको पावर दिया गया है कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रूल बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप रूल बनाओ, लेकिन ध्यान रहे जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 है ना, वो सुप्रीम है, वो बड़ा है, उसको ओवरराइड ना करे, उसको ओवरराइड ना करे। तो अगर आप कोई भी लॉ में देखते हो ना, स्टार्टिंग होता है जब आप पढ़ोगे तो नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, तो मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग से स्टार्ट जहां पर होता है, इसका मतलब कोई भी चीज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट में कुछ भी दिया हो उसको ओवरराइड करके बोलता है, उसको भूल जाओ और मेरी बात सुनो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रूल होता है ना, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। पहले 1962 इनकम टैक्स एक्ट की बात सुनिए, पहले एक्ट की बात सुनिए है, उसके बाद रूल की बात सुनिए। अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो रूल को नहीं मानना है, अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो एक्ट जो है ना, रूल जो है ना, एक्ट को कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा, इसलिए बोला कि नो ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो इनकम टैक्स रूल के बारे में आपने जाना, ये 1962 में बना है, पास हुआ। उसके बाद बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसका प्रशासन का पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको बोलते हैं, इसका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन की। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं, तो यानी कि सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या बताता है कि सीबीडीटी जो होता है वो सर्कुलर इशू करता है। ठीक है, अब सर्कुलर नोटिफिकेशन जो होता है उसमें तीनों में कॉमन काम क्या क्या होते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बताता है, कि मान लीजिए कि आपको लॉ को पालन करना है या किसी किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को के बारे में सर्कुलर नोटिफिकेशन बताता है। स्कोप एंड मीनिंग बताता है लॉ का, जो आपका लॉ होता है ना, उस
उसके बारे में क्लैरिफिकेशन एक तरह का इशू करता है, जिसमें स्कोप बताता है किसको एप्लीकेबल होगा, किसको नहीं लग मिलेगा, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका क्या अर्थ होगा, अगर इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर बताया जाएगा स्कोप एंड मीनिंग। उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी देगा। तो ये दोनों में होता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन में भी होता है। लेकिन सर्कुलर में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होता है ना कि सर्कुलर में गाइडलाइंस भी होता है। सर्कुलर में गाइडलाइंस भी दिया जाता है ऑफिसर को और एसएससी को। सर्कुलर में गाइडलाइंस भी दिया जाता है ऑफिसर एंड एसएससी को। ठीक है, ऑफिसर या एसएससी को गाइडलाइंस भी दिया जाता है। अब कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये आपको बताता है सर्कुलर नोटिफिकेशन, सर्कुलर बोर्ड इशू करता है, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। जी हाँ, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सर्कुलर को बोर्ड इशू करता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्कोप एंड मीनिंग और क्लैरिफिकेशन ये बताया गया है। गाइडलाइंस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो गाइडलाइंस जो होता है ना केवल आपका सर्कुलर में दिया जाता है। सर्कुलर में दिया जाता है इसका मतलब बोर्ड देता है, यानी कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देता है। सर्कुलर जो होता है ना, ये गाइडलाइंस जो दिया जाता है ना, या तो ऑफिसर को दिया जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर लोगों को दिया जाएगा। ऑफिसर को अगर दिया गया ना तो ऑफिसर पर बाइंड होगा, उसको पक्का से पक्का पालन करना ही होगा। लेकिन एसएससी पर बाइंड नहीं होता है, जो भी गाइडलाइंस दिया है ना, नॉट नॉट बाइंड, एसएससी पर बाइंड नहीं होता। यानी कि आप अगर एसएससी हो, एसएससी का मतलब क्या होता है कि मैं एसएससी हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ तो मैं टैक्स दूंगा, तो मुझे आप किस नाम से पुकारोगे? तो एसएससी नाम से पुकारोगे, क्योंकि मेरा असेसमेंट होता है, मुझसे टैक्स लिया जाता है, इसलिए मैं एसएससी हूँ। मैं दुखी आत्मा हूँ क्योंकि मुझसे टैक्स लिया जाता है और मैं एसएससी हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एसएससी के अगर जो गाइडलाइंस दिया जाता है ना, गाइडलाइंस दिया जाता है ना, तो एसएससी को जब गाइडलाइंस दिया जाता है ना, तो उसका एडवांटेज जो है ना, वो आपका क्या बोलते हैं एसएससी ले सकता है गाइडलाइंस का। लेकिन अगर जो बोर्ड का गाइडलाइंस है वो मेरे खिलाफ है तो मैं मेरे पर वो बाइंड नहीं होता है, ऑफिसर लोगों पे बाइंड होता है, मेरे पे बाइंड नहीं होता है। मैं सिर्फ एडवांटेज ले सकता हूँ। उसके अलावा हम लोग कंपोनेंट की बात जब हम लोग कर रहे थे ना, तो कंपोनेंट में आपका जो है ना हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, हाई कोर्ट का डिसीजन उसी स्टेट के लिए जो है ना एप्लीकेबल माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में, कुछ सेक्शन नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।